अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको जो इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी उस पर माज़रत, उसमें तबीयत की ख़राबी और कुछ और इस तरह की चीज़ों का दखल था, लेकिन बहरहाल वो सारा कुछ साथ लगा हुआ है। मगर इसके साथ एक और चीज़ थी जो जिसने ज़्यादा वक्त लिया, वो थी कि आप जैसे ट्यून हो जाता है ना बंदा कि बस ठीक है, मैकेनिकली करते जा रहे हैं बात और एक हवाला और एक टॉपिक लेके तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपने ये भी देखना है कि कहीं आपकी ज़ाती इन्वॉल्वमेंट का दखल कितना है और कितना नहीं है। इसकी मिसाल मुझे यूँ लगी कि वो चौधरी साहब ने वाक़या सुनाया हुआ है, रिकॉर्ड पे भी है, कि चौधरी मोहम्मद अली साहब ने, कि काजी असलम साहब मरहूम, उनके जो प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल भी रहे, उन्होंने चौधरी साहब के एक दोस्त को ये कहा, जो शबीर, वो उसको जो दौरे पड़ते थे कि कभी वो बहुत ज़्यादा नमाजी हो जाता था, दाढ़ी रख लेता था लंबी लंबी और एक मजहबीपन तारी हो जाना। तो उस पर चौधरी साहब कहते हैं कि काजी साहब ने उसे एक दिन कहा कि शबीर, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये एक आदत और एक वो लहर है जो आई हुई है। इस तरह की नमाज नहीं, नमाज जो है ना वो एक दफ़ा छोड़ के फिर पढ़ो, फिर पता चलेगा कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। तो वो खैर चौधरी साहब कहते हैं कि वो शबीर ने कहा कि उसके बाद तो फिर हमने कभी पढ़ी नहीं। तो उसका ना पढ़ना एक अलग बहस है, लेकिन काजी साहब का ये डिपिक्ट कर लेना कि ये वो नमाज नहीं है, ये जैसे जॉन एलिया ने कहा ना कि अब फ़कत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं शिकायत में। तो आपकी जब रूह शामिल ना हो तो फिर सिर्फ़ आदतों की वर्जिश रह जाती है, बात करने वाले की भी और प्रोग्राम को सुनने वाले की भी। और अगर आप इधर उधर देखें तो तकरीबन यही हाल है। आप ऑफ एयर जितने इनके तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, अपना दानिश्वर हैं, सियासतदान हैं, उन सारों से ऑफ एयर पूछ के देख लें, अकेले अकेले से, वो सारे ये कहेंगे कि इस तरह ये जो इलेक्शन होने जा रहा है और ये जो हालत बनी पड़ी है और इस तरह जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये तो एक यूज़लेस हरकत है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन उसके साथ ही जब ऑन एयर आएंगे तो फिर वो 8 फरवरी उनको हो जाता है हैज़े की तरह, और फिर सारे उसी पे कहेंगे कि फ़लाँ यूँ कर लेगा, फ़लाँ ऐसे कर लेगा, इस तरह फ़लाना मुल्क गिर हो जाएगी पार्टी, फ़लानी का तशख़्ख़ुस वापस आ जाएगा। अब ये जितनी सारी गुफ्तगू है, बाय द एंड ऑफ द डे अगर इसको पाकिस्तान के एज़ ए रियासत, एज़ ए कंट्री और एज़ ए ममलकत एक बैकग्राउंड और एक तनाजुर में रख के देखा जाए तो ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ बकवास साबित होता है, मीनिंगलेस, टोटली मीनिंगलेस। यानी जो वोट मांगने जाने वाला है उसके और जिससे वोट लिया जा रहा है उसके दरमियान वो जो एक आइनी मुआहदे वाली और एक मुआहदे के दो फरीकों वाली इक्वेशन है, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। और जाने वाले को भी पता है कि ये आखिरी दफ़ा ही जा रहे हैं कुछ अरसे के लिए। जो आगे वेलकम करने वाले हैं उनको भी पता है कि होनी आया, फिर इन्हें को नहीं आना। दोनों को पता है कि हमारे दोनों के गठजोड़ के नतीजे में एक कलेक्टिव और इज्तमाई तरक्की और बहबूदी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर कर क्या रहे हैं? और जिनका एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट रख के कहा जा रहा है कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट ये करने जा रहे हैं, उनमें से भी सारों को अपने अपनी जगह पर ये पता है कि अब वो पंजाबी में कहते हैं रुड़ दे बेड़े दियां रीढ़ा ने,
अब ये रुड़ दे बेड़े दी रीढ़ जो है उसका पॉलिटिकल एक्टिविटी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ क्या ताल्लुक हुआ? या तो ये होता ये है दुनिया में कि हुकूमतें 3 या 5 साल के लिए बनती हैं और 7 प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन हुए हुए होते हैं कि इन 3 या 5 सालों में हमने ये टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं, ये हमारे वीक स्पॉट्स हैं उनको हमने कवर करना है, ये हमारे ऐसे मसाइल हैं जिनका आइंदा 10 साल या 20 साल के बाद या 5 साल के बाद या अगले 15 साल के बाद हमारी नस्लों को सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए हमने ये करना है। इनमें से कोई चीज़ पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल नहीं है। तो फिर उसके बाद जो बचता है उस पे पानी में मधानी डाल के तो अगर बैठ जाते हैं तो हमसे नहीं बैठा जाता, हमसे वो बात नहीं हो पाती। इन द मीन वाइल जो चीज़ें सुनने पढ़ने को या देखने को या बात करने को मिली हैं वो उस तरह से उम्मीद अफजा नहीं है। और इंसान है, इंसान के दिल पर जब वो ये देखता है कि ये कुछ होने जा रहा है तो उस पर उसका असर पड़ता है। ये कुछ स्टूडेंट्स ने आतिफ मियाँ को लिया हुआ था अपने साथ एक गुफ्तगू में और 1 घंटे के लिए वो बैठे हैं। अब वो बिल्कुल यंग स्टूडेंट हैं और वो एक सीजन प्रोफेसर के तौर पर उनके साथ यानी जो चीज़ जो कॉमन शेयर ग्राउंड है जिस पे वो बात कर रहे थे उनके यानी स्पीकर और मॉडरेटर्स के दरमियान, बल्कि लिसनर्स और स्पीकर्स और मॉडरेटर्स इन सारों के लिए एक कॉमन ग्राउंड क्या थी? उनका पाकिस्तानी होना। लेकिन वो चूँकि किसी एजेंडे या किसी स्ट्रिंग्स के बगैर बात कर रहे थे तो वो उन चीज़ों पे बात कर रहे थे जिनका पब्लिक की ज़रूरत से ताल्लुक़ है। वो उन चीज़ों पे बात कर रहे थे जो सामने की हैं और जिनके बगैर गुजारा नहीं है। आम से आम आदमी को आप जाके पूछ लें जिदे घर दाने है उहदे कमले भी सियाने। अब चूँकि दाने मुक गए हैं तो आपके सियाने भी कमले हो चुके हैं। आपका जो बहुत विजन रखने वाला और बड़ी सेंसिबल अप्रोच रखने वाला बंदा है उसके पैरों के नीचे से अगर इकोनॉमिक पेडेस्टल खींच लिया जाएगा और ये काम पूरे मुल्क के साथ जब होगा तो आइंदा के लिए कौन उस पर सोचेगा, कौन उस पर बात करेगा? एजुकेशन उसका मसला ही नहीं होगा आपके पॉलिटिकल एजेंडे का। हेल्थ आपका मसला नहीं होगा। रहने सहने के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो आपका मसला नहीं होगी। और जिस जगह से हमें पाकिस्तान इस वक्त यूँ ऐसे खग के अगर आगे रखा जाए, मतलब उसकी गाची निकाल के आपके सामने रख के कहा जाए ए जे जी पाकिस्तान तो उनकी करना जी, तो वहाँ जो डिसीजंस लेने की ज़रूरत है वो लेने वाली लीडरशिप भी मौजूद नहीं होगी। जिसको वो इस्लामाबाद से जिनको 48 हल्के से टिकट मिला वो इत्तेफाक से मेरे क्लास फेलो थे, दोस्त थे, तो मैंने उसे ज़ाहिर है वो जगह जगह उसके अपडेट्स आ रहे थे, मुबारक हो ऐसा हो गया है फ़लाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये, मैंने भी वो जो एक कर्टसी कॉल होती है तो जब मैंने कॉल की तो मसूफ़ अपने दोस्तों के साथ इलेक्शन की तैयारियों में बैठे हुए थे तो हाँ भट्टी साहब वो हो भराओ तुसी दूर हो गए हो, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ तो मैं फिर ਅਸੀਂ ਕੀ कर लेंदे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਂ। हाँ ये भी गल ठीक है। वोट तो मैं हाँ वोट तो नहीं है तो वोट मैं क्या तुसां छड्डिया नहीं साडे कोल, क्योंकि जे साडे कोल वोट हुंदा तो यही बातें कर रहे होते ना जो मैं अभी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। इस तरह की बातें करने वाला वोटर जो है वो आपको लगाम खींच के इधर उधर तो निकलने के मौका ही नहीं देता। इसलिए जिस वोटर का आपको पता था कि वो स्टैंड ले सकता है, जिस वोटर का आपको पता था कि वो अदर देन इलेक्शन भी सोचता है, उस वोटर को तो आपने वोटर रहने नहीं दिया।
अब बाकी जो बचे हैं ढोल की थाप पे नाचने वाले, वो आपके साथ हैं। तो जो चाटी पिंड हो जाए अगला पिंड, उनके साथ आप मिल जाएं तो आप मिल के क्या लेंगे? वही होने देंगे ना जो हो रहा है। लिहाजा वो जो स्टैंड लेने वाले थे, वो जो बात का पहरा देने वाले थे, जिन्होंने वाकयातन दर्द दिल के साथ कोई बात कर लेनी थी या होने देनी थी, वो रहे नहीं। और अब आपके साथ क्या गठजोड़ होगा, क्या बात बनेगी? ये तो मैंने कहा बस आदतों की वर्जिश के तौर पर मैंने भी तुम्हें फ़ोन कर दिया। अच्छा भी, हाँ जी शाह जी, ठीक है जी, वाह जी वाह, खिंच के रखो, बड़ी गल है। लेकिन मुझे भी पता है कि कोई बड़ी गल नहीं है। ये तो अपना सर जो है वो पानी के ऊपर रखने की कोशिशें हैं सारी। जो कैंडिडेसी है, जो उम्मीदवार हैं, वो लीडरशिप और अपनी चौधराहट का सर जो है वो पानी से ऊपर रखना चाह रहे हैं। वो इसलिए आपको अवेलेबल हो गए हैं। और जो इस वक्त का वोट कास्ट करने वाला है, वो भी कहता है कि अच्छा रुड़ते आगे चलने, अब चलो जिन्ना चिर सिर उत्ते रहा रहे, इसके साथ मिल जाओ। वो आगे किसके साथ मिला हुआ? वो सारे डूबने वाली किश्ती पे बैठे हुए हैं। ये है सबसे बड़ा डायलेमा। ऐसी किश्ती, ये कोई ऐसा मसला नहीं होता कि कोई मुल्क जो है उसके वसाइल कितने हो गए, गरीब हो गए, फलां हो गए, उसके, ये तो सारे इश्यूज आते हैं उस वक्त जिस वक्त आप कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं मुकाबला करने के लिए। मुकाबले से पहले की एक हालत होती है जिसको सर्वाइवल की हालत कहते हैं। बाहर निकल के आप मुकाबला तो उस वक्त बाकी मुल्कों से करेंगे जिस वक्त आप सर्वाइवल के लेवल पे आ जाएंगे। और सर्वाइवल के लिए बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी फैसले वो कर लेने वाली लीडरशिप ना मौजूद है, ना उनके एजेंडे में शामिल है, ना उनके मंशूर में शामिल है। ऐसे में क्या गुफ्तगू हो उस पर? तो उस पर फिर बंदा कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, चुप ही सही है, रहने दो। और दूसरी इसमें जो कि आखिरुल अमर, आह क्या होगा, कुछ तुम्हारे भी ध्यान पड़ती है। कल परसों मुझे यहाँ फ्रैंकफर्ट में वो कारों का एक लगती होती है साल में एक एग्ज़िबिशन, तो उसमें आए हुए चाइनीज़ कुछ लोग थे, उनमें से एक दो से मेरी मुलाकात हुई। तो जब पता चला कि अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया, मैं नहीं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन चूँकि हम इंडिया सारे की शक्लों के से तो एक जैसे ही लगते हैं, तो मैंने कहा कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी वाली बात ही होती है। लेकिन बहरहाल आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा ओके, सो वी एंड पाकिस्तान और ब्रदरली रिलेशनशिप। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम सही कह रहे हो। लेकिन मैंने कहा इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि पिछली कुछ दहाइयों से लेके अब ये जो जहाँ मेरी आपकी बात हो रही है, इस वक्त तक तो हम ब्रदरली रिलेशंस में थे। लेकिन अब अगला जो डेकेड आ रहा होगा ना, उसमें हम ब्रदरली रिलेशंस में नहीं होंगे। उसमें अब शक्ल यही बनती जा रही है कि अब ये इक्वेशन और बैलेंस बिल्कुल आउट होने वाला है, हो चुका है बल्कि। तो वो थोड़ा आंखें खोल के और पेनिट्रेटिव लुक के साथ कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब मुंह से नहीं कहा, लेकिन उसने थोड़ा इस्तफामी अंदाज से, क्वेश्चनिंग के अंदाज से पूछा। तो मैंने कहा कि जिन लोगों के साथ आपने ये डीलिंग्स कर कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, वो सारे बड़े सिनारियों में उन्होंने अपनी सोवरेनिटी और अपनी इक्वल फुटिंग जो है वो मेंटेन नहीं की आपके साथ। और चाइनीज़ लीडरशिप को पता था, और पाकिस्तान के जो करने वाले हैं उनको भी पता है। हाँ, ये है कि ये चूसनी जो ब्रदरली वाली है वो आप कुछ वक्त के लिए दिए रखेंगे, मगर बाद में पता यही चलेगा कि मैंने कहा आज जो आपका सफ़ीर है वो
कल को आपका वायसराय होगा, क्योंकि वो जो बराबरी के लिए और एक इक्वल फुटिंग के लिए दूसरे मुल्क में जिस सोच का होना ज़रूरी है और उसकी पब्लिक और उसकी लीडरशिप के दरमियान जिस इक्विलिब्रियम के साथ ये चीज़ें डेवलप होती हैं और मुल्क एक सोवराइन कंट्री के तौर पर दूसरे मुल्कों से मुआमलत करते हैं, वो अब पाकिस्तान में नापैद है और उसके आसार भी अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो जो किनारा है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यही इंडिकेटर काफ़ी नहीं है कि पिछले 10 साल में, पिछले 2 साल में हर साल 1 मिलियन के करीब जो है वो वहाँ से ब्रेन ड्रेन भी हुआ है और लोगों ने मुल्क छोड़ा है। तो जो मुल्क इस तरह छोड़ रहे हों उसके वसनीक और उसके रहने वाले, उन मुल्कों के साथ आप जैसी जो चाइना जैसी डोमिनेटिंग इकॉनमी है और अगली एमर्जिंग सुपर पावर है, वो ब्रदरली रिलेशंस की बात करे तो वो मेरे हलक से तो कोई नहीं उतरती। हमने ये ब्रादर मुल्क जो है वो पहले ब्रादर इस्लामी मुल्कों की सूरत में भी देखे हुए हैं, इर्द गिर्द देखे हुए हैं। सिंपल सी मैंने कहा बात है कि चाइना को इंडिया के लिए एक बफर जोन चाहिए और इंडिया को भी चाइना के लिए बफर जोन चाहिए। तो वो बफर जोन तो इसी तरह का मुल्क हो सकता है जिस तरह का अब हो चुका है। वो जो अपनी शराइत पे फैसले करने वाला और अपनी शराइत पे ज़िंदा रहने वाला मुल्क है, वो ना तो राहदारियाँ इस तरह दे देता है और ना उससे वो अड्डे दे देता है। तो ये अड्डे और राहदारियों के फेर में आया हुआ मुल्क जो है वो एक ऐसी हालत में कि जिसकी जितनी हाई अप्स और टॉप ब्रास और फैसला कौन करने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, उनमें से जो रिटायर्ड है उसके सारे स्टेक्स पाकिस्तान से बाहर हैं। गिन के आप देख लें, किसी ये जो इस वक्त इलेक्शन में लगे हुए हैं, देख लें उनके सारों के स्टेक्स बाहर हैं। जो मुल्क को इस हालत तक पहुंचा गए हैं उनके स्टेक्स भी बाहर हैं। जो इनके फैसलों के ऊपर टिक कर क्रॉस करने की अहलियत रखने वाली अदलिया का हाईएस्ट फोरम है, उनके स्टेक्स भी बाहर हैं। तो उसके बाद क्या गुफ्तगू होगी? उसके बाद तो इंतज़ार ही किया जा सकता है। और उस इंतज़ार में चूँकि वो मैंने किसी को कहा कि चोट तो बंदे को लग ही जाती है, लेकिन आप ये जो जुमला है ना कि मैं नहीं सी तेनू क्या, अब वो घिरे हुए और जिसको चोट लग चुकी हो वो आपका अपना ही वजूद हो, आपका अपना बच्चा हो, आपका भाई हो, तो उस पे फिर आप ये बार बार क्या कहेंगे कि मैं नहीं सी क्या। लेकिन अब वो वाक़या हो रहे हैं, हो सामने आ रही है, रोज़ उसी की तरफ बात जाती है। तो जब ऐसी कैफियत और ये हालत चल रही हो और उसके अंदर आप कोई ख़बर इस तरह की सुन लें कि लो जी मूसे वाले में अंज करके फिर कतबे तोड़ गए, ये कतबे तोड़ना जो है ये बुनियादी तौर पर ये स्याहियाँ फेरनी, ये बकवास ये है, ये बताती ही ये है कि लॉलेसनेस जो है वो वहाँ पर अब एस्टेब्लिश हो चुकी है और मुल्क को और कौम के और इंसानों के एक लेजिटिमेट बंधन और रिलेशन रखने वाली ग्रोह और ख़ित्ते के तौर पर वो एक बुरी फेलुअर की मिसाल बन चुके हैं। इसलिए तो वहाँ ये चवलें मारी जा सकती हैं। हंसते बसते मुल्क में आप ज़रा तसव्वुर करें, जिधर जिधर भी आप बैठे हैं, कि कोई उठेगा और जाके कब्रिस्तानों पे जाके हमला शुरू कर दे और उनके कतबे तोड़ने शुरू कर दे। इसको पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं कहते, इसको राइट्स का एक्टिविज्म भी, एडवोकेसी की कैंपेन भी नहीं कहते। ये नॉनसेंस है, ये बकवास है और ये सिर्फ उनसे मुमकिन है जो टोटली अपनी फ्यूचर से मायूस हो चुके हैं, जिनके सामने ज़रा सा भी कोई ऑप्शन नज़र आ रहा हो तो वो उन ऑप्शंस पे जाके काम करते हैं। वो कब्रों के ऊपर और कतबों के ऊपर थोड़ी काम करते हैं। अब हमारी सिर्फ बदकिस्मती ये है
कि हमारा इस वक्त जो वास्ता है वो एक ऑप्शन लेस इंसानों के ग्रोह से पड़ा हुआ है, हुजूम से पड़ा हुआ है। परले दर्जे की मायूस लीडरशिप है। पता नहीं वो कौन से बेचारे बदकिस्मत हैं जो इनको लीडर कहते होंगे। हमें तो इनकी शक्लें और इनके सामने आते ही, क्या जरदारी, क्या नवाज शरीफ, क्या इमरान खान के जो वो बयानबाज और थड़ेबाज और फजलुर रहमान और ये ANP और फलां, तुम लोग क्या हो, तुम लोगों ने क्या किया है। कल रात को मैं, बल्कि आज ही जो गुजरी है, वो अचानक रात के 2 बजे एक फ़ोन आ गया, वो जी चौधरी साहब दी वो गज़लां सुनाओ साढ़े को, फलाने 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 बैठे। मैं कहा सुन लो। मैं भी इनकार नहीं किया उनको। तो जब मैंने वो चौधरी साहब के तीनों पंजाबी की वो चीज़ें थी वो पेश की, तो वो कहते हैं कि फिर चौधरी साहब को जो साडा कलाम साढ़े तक नहीं पहुँचा, तो ये चौधरी साहब नूं अहमदी होने की सज़ा मिली। तो मैं कहा नहीं, पिछले 2-3 साल पहले तक अगर आप मुझे इस तरह फ़ोन सोते से उठा के कहते तो मैंने कहना हाँ जी, लेकिन अब नहीं। ये चौधरी साहब को सज़ा नहीं मिली है, ये आप लोगों को सज़ा मिली है कि आपके पास चौधरी साहब जैसे अब लोग नहीं हैं। चौधरी साहब को क्या सज़ा मिलनी थी? आतिफ मियाँ को क्या सज़ा मिलनी है? चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान को क्या सज़ा मिलनी है? अब्दुल सलाम को क्या सज़ा मिलनी है? MM अहमद को क्या सज़ा मिलनी है? आप सारों को सज़ा मिली है कि हाँ इन जैसे वजूद जो हैं अब वो आपके पास नहीं है, और वो होंगे भी नहीं। अब आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और नहीं आना, और आप तो दिखा रहे हैं। तो अब आप गंदे से गंदे होते चले जा रहे हैं, खच से खच होते चले जा रहे हैं। गज़ब खुदा का कितनी इस बात में देर लगती है कि ये अपने वसाइल को, वो जो बच्चों के साथ आतिफ मियाँ बैठे हुए थे, जब बात हो रही थी, बड़ी सामने की बात थी। उन्होंने कहा यार ये 1-2 बिलियन क्या चीज़ होते हैं, एक बर्गर ही है ना। अगर सारे दुनिया भर में पाकिस्तानी जो हैं वो ये फैसला कर लें कि नहीं, तो ये 1 बर्गर पर हेड का मामला नहीं है। लेकिन चूंकि अब कौम नहीं रही है, 1-1 बिलियन के लिए कभी उसको ये पार्किंग मनी दे दें, फलाने ऐसे कर दें, और जिन लोगों ने ये फैसला वो पार्किंग मनी लेके आने हैं, वो पैसे उनके अपने एजेंडा, उनके अपने मफाद हैं, वो मुल्क थोड़ा आगे चलाने के लिए कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन की बात थी, तो वो मैंने कहा कि ये अब सारे जो फिर रहे हैं इस वक्त बगैर उनके बुलेट प्रूफ गाड़ियों के, इनको अब कोई नहीं मार रहा, कत्ल कर रहा। जिस दिन इनको वो मिलती है झंडे वाली गाड़ी, उसी दिन ये इनकी जान को खतरा हो जाता है। वो फिर गधे से, कोई गधा भी हो तो वो कहता है मुझे बुलेट प्रूफ चाहिए। वो फैसले अब इनसे नहीं हो पा रहे। वो जो इक्वालिटी और इक्वेशन है जिसने मुल्क की इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करना है, वो अब नहीं हो पा रहे, इनसे नहीं हो पा रहे। वरना इसमें कितनी देर लगती है कि अब आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया ने आप पे कब्जे किए हैं, इंडिया ने आपके साथ ये किया, इंडिया ये थ्रेट कर रहा है। लेकिन इंडिया साथ साथ आप देखेंगे इंडिया अपने मसलों पे बात भी कर रहा है। वहाँ पे वो मैंने पिछले दिनों कहा कि वहाँ पे एक फिल्म बनाई थी इसने, आशिर अजीम ने, जिसने आपके सोशल और पॉलिटिकल आरामजदगियों को बेनकाब करने के लिए वो स्क्रिप्ट में ये चीज़ें शामिल थी, और वो अब कनाडा में ट्रक चला रहा है। वो इस तरह ब्लॉक की और उसको इतना मकरूज किया कि अब वो कर्जा उतारने के लिए उस फिल्म में जो इन्वेस्टमेंट थी वो ट्रक चला के बेचारा पे कर रहा है। लेकिन इंडिया में वो सबसे जो उनकी करप्ट स्टेट है बिहार, उसके ऊपर सीरीज चल रही है और लोग देख रहे हैं उसको, और वो नंगे कर रहे हैं सारों को। बात यह है कि इन चीज़ों से तो मसला नहीं होता कि फ़लाँ मजहबी हैं धड़े, फ़लाँ जो हैं वो अपने राम मंदिर के हैं, फ़लाँ जो हैं वो जमातिये हैं। बंदे दे पुत्रा तरह अपने मुल्क दे तो कोई सोचने वाले होन। वो ये फैसला तो कर रहे हैं कि ये काम होने, ये मुमकिन भी है कि नहीं। तो ये जो अब कतबे तोड़ने वाला हुजूम है, इनमें से अब इनमें अब वो इस्तात ही नहीं बची कि ये वो फैसला ही कर सकें कि आगे किवें टुरना है। क्यों? इसलिए कि ये आगे नहीं चलेंगे।
इसलिए कि ये अब इसी में धड़ेबंदियों और वार लॉर्ड्स और पता नहीं क्या क्या इसकी वो फिलॉसफी, पहले खैर फिलॉसफी तो क्या है, दुनिया में ऐसे ही होता है। जब आप अपने कलेक्टिव मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं रहते तो आपको कंपार्टमेंटलाइज्ड मफादात जो हैं वो दे दिए जाते हैं, और आप अपने उन धड़ेबंदियों के मफाद के चक्कर में पड़ के आप अपने कलेक्टिव मफाद से हाथ से आपके निकल जाता है, आप उसके काबिल ही नहीं रहते। और फिर आपकी जो इज्तमाई तकदीरों के फ़ैसले हैं, आपका जो इज्तमाई मुकद्दर है, वो कुछ और लोग तय करते हैं और आप रह जाते हैं। वो क्या है, उसने मिर्ज़ा साहबा की जो था उसमें एक लाइन थी कि मैनू छलियां जोगी छड़ के आपे घोड़ी क्यों पजा। कहानी यही है ना कि वो मिर्ज़ा साहबा जब वो उसने घोड़ी नहीं जाने दे रही थी उसकी बहन मिर्ज़े की, तो उसने अपनी वो छल्ला उतार के तो फेंका, कहता है वो तो मैनू वो पकड़ाना, तो वो बेचारी सादा तबीयत वो छल्ला पकड़ाने के लिए परे गई तो उसने घोड़ी दौड़ा दी। तो जब मारा गया तो उसने फिर पीछे से जो उसके बैन थे उसकी बहन के तौर पर जो उसने उसके मरने पे बैन डाले, तो उनमें से एक लाइन ये भी थी कि मैनू छलियां जोगी छड़ के आपे घोड़ी क्यों पजा। तो ये अब जो है ना, अब आपको ये छलियां जोगे छड़ेंगे, आप ज़रा देखें तो सही कि आप जा किधर रहे हैं। ऐसी बातें करने और सुनने का माहौल है नहीं, और मैंने भी सोचा कि कुछ दिन के लिए ऑफ़ ले लूँ, क्योंकि मेरे सुनने वाले अगर आदी और आदतों की वर्जिश वाले हैं तो वो भी अब मायूस होकर छोड़ जाएं, और मैं भी अगर आदतन ही ये बातें कर रहा हूँ, मैंने तो खैर ज़िंदगी भर करनी है इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। तो जो अगर आदत नहीं है, ज़रूरत है, और हम एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और थॉट प्रमोशन के तौर पर बैठे बात कर रहे हैं, तो ये जिस दिन से भी शुरू की जाएगी, नमाज है ना, कुछ दिन के बाद भी आप करते हैं तो नमाज वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से एक जो संजीदा बात है जिसकी आपके ख्याल में ज़रूरत होती है दुनिया को और आपको, कि आप वो बोलते रहें और आवाज़ लगाते चले जाएं, तो उसके लिए फिर ये टाइम फ्रेम कोई नहीं होता, फिर जिस दिन से भी शुरू करें वहीं से बात चल पड़ती। बल्कि अच्छी दोस्तियों में ये होता है कि वो किसी ने असातिज़ा में से किसी का शेर है कि रोज़ मिलने में नहीं निस्बत इश्क़ी मौकूफ़, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है, और सुबह वो हमसे झगड़ते हैं तो शाम को हम उनसे, रस्म पाबंदी औकात चली आती है। चलें, अल्लाह के हवाले फिर बात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।